गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से सक्सेस मास्टर की बुक को चैप्टर नंबर 1 की एनालिसिस करेंगे, जिनमें हम चैप्टर 1 के बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो भी मित्र पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिए। पिछले वीडियोज़ में हम जितने भी टॉपिक लगा अच्छा उनको हम बारीकी से लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते जाते हैं। आज हम विकास के आयाम से संबंधित कुछ बचे हुए पॉइंट की चर्चा करेंगे कि विकास के आयाम में भाषाई विकास और सामाजिक विकास मेरा बचा हुआ था, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। जो ही मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है तो इनसे संबंधित हम अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे। कुछ मित्र कह रहे थे कि सर क्वेश्चन भी करवाइए साथ में, तो अब आप हड़बड़ाइए नहीं। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है तो उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न हम करवाएंगे और उन अभ्यास प्रश्न को छांटने की विधियां भी हम बतलाएंगे, किस तरह हम छांटेंगे, किस तरह बिना टॉपिक याद किए हुए भी हम क्वेश्चन हल करेंगे और जो प्रीवियस ईयर है उनको भी साथ में कोशिश करेंगे करने का। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वह विकास के आयाम से संबंधित है, जिनमें हम विकास के आयाम में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और क्रियात्मक विकास से संबंधित चर्चा किए थे। आज का जो टॉपिक है वह भाषाई विकास है। भाषाई विकास क्या है? देखिए, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास माना जाता है किसको? भाषा के विकास को। सही बात है। संज्ञानात्मक विकास कहने से तात्पर्य हुआ कि आपके संज्ञान में वृद्धि होना, आपके ज्ञान में वृद्धि होना, आपके बुद्धि में वृद्धि होना, आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होना। जब तक आप में भाषा का विकास नहीं है, आपके अंदर भाषाई विकास नहीं है, आप भाषा को नहीं जानते हैं, किसी बोली को बोलना नहीं जानते हैं, तब तक आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि पूर्ण रूपेण नहीं हो पाएगी। आपके अंदर जितनी भाषाओं का नॉलेज होता है, जितनी भाषाएं का ज्ञान होता है, आपका संज्ञान, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि उतना ही विकसित होता है। फिर कहता है भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं एक दूसरे के भावों, विचारों एवं अनुभवों को समझता है। हम अपनी बातों को, हम अपनी दुख को, हम अपनी पीड़ा को, हम अपनी खुशी को, हम अपनी कई और भी बातों को किसी के सामने जो रखते हैं और किसी के भावों को, किसी के बातों को जो समझते हैं, वह माध्यम हमारा क्या होता है? भाषा ही होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को किसी के पास रखते हैं और किसी के विचारों को समझते हैं। तो इन भावों के आदान प्रदान में भी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर कहता है भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं? हम बोल करके भी विचार को प्रकट करते हैं। संकेत के माध्यम से भी बात रखना, संकेत के माध्यम से भी बात रखते हैं। लिखकर अपनी बातों को रखना और लिख करके भी हम अभिव्यक्त करते हैं अपने बातों को, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब हुआ कि भाषा के कितने रूप हो गए? तो 3 रूप हो गए। कौन से? लिखकर प्रकट करने का मतलब हो गया लिखित रूप, सांकेतिक रूप हो गया संकेत के माध्यम से, और बोलकर कौन सा हो गया? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। क्या हो गया? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। फिर अगला पेज। फिर क्या कहता है? बालक 6 माह के क्या कहा? बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। जब बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच का होता है तब कुछ शब्दों को समझने लगता है, बोलने लगता है, जैसे चाचा, मामा, पापा, बाबा, दादा। इनमें से कई सारे वर्ड को सीख जाते हैं। कैसे? जैसे बाबा सीख जाते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। 3 वर्ष में क्या होता है? कुछ वाक्यों को छोटे छोटे को बोलने लगता है, जैसे दादा आया, चाचा आया। तो ये सारे वर्ड 3 वर्ष के बाद बोलने लगते हैं। और जैसे जैसे उनकी
उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनकी उम्र में विकास होता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, उस प्रकार उनमें भाषाओं का भी विकास क्या होता है, एक विकराल रूप लेते जाता है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। भाषाई विकास का जो क्रम होता है वह क्रमिक होता है। क्या होता है? क्रमिक होता है। एक क्रम में उनके अंदर भाषा का विकास होता है। जैसे क्या बोले थे कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है, फिर क्या करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, फिर लिखित भाषा का प्रयोग करता है। आगे भी हम इन कौशलों के बारे में हम सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना जब पढ़ेंगे आगे कौशल, तब हम उनको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट में यहाँ दिया गया है। फिर देखिए अगला विकास जो हमारा बचा था वह सामाजिक विकास था, कि सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। अर्थात सामाजिक विकास हम तब कहेंगे जब समाज के अंदर रहकर समाज के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न नियमों, विभिन्न रीति रिवाजों, विभिन्न सांस्कृतिक रूलों को सीखना ही क्या कहलाता है? हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यवहार, शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। समाज के अंतर्गत ही हमारे चरित्र का भी विकास हो जाता है कि यह किस कैरेक्टर का लड़का है। यह लड़का, जैसे समाज में कहता है कि यह इन लड़का का चरित्र बहुत अच्छा है, यह बहुत ही अच्छे सद्गुण वाले हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हो जो लुच्चे लफंदे होते हैं, तो कहता है कि इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है, यह अच्छे व्यवहार के बच्चे नहीं हैं। तो क्या समझ जाते हैं कि क्या यहाँ कहने का मतलब हुआ कि समाज के अंतर्गत ही हमारा यह फैसला हो जाता है कि हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का, हमारे गुण का, हमारे सद्गुण का। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही भिविया पॉइंट है ये, कि बालकों के विकास का प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। ये ईवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तत्पश्चात समाज को, परिवार के बाद क्या है? समाज को। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। सही बात है। जब हम परिवार में जब होते हैं तो हमारा संपर्क जो होता है, हमारा ज्ञान जो होता है वो एक संकुचित होता है, सीमित रहता है। लेकिन जब हम ज्यों ही परिवार से बाहर निकलते हैं, समाज में प्रवेश करते हैं, तो हमारा ज्ञान क्या होता है? एक ज्ञान का विस्तार हो जाता है। हमें कई सारे गुणों का विकास हमारे अंदर आ जाता है और सीख जाते हैं। कई नियमों का भी ज्ञान आ जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि, कई रिलेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे दोस्ती बढ़ जाता है, दोस्त लोग बढ़ जाते हैं। अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। घर के अंदर हम माता पिता, दादा दादी से ही मिलते हैं, चाचा चाची से ही मिलते हैं, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं बच्चों को, या निकलता है जब बच्चा, तो उनके साथ मित्रता भी बढ़ती है और कई सारे रिश्तों का भी जुड़ाव होता है। कब होता है? जब वह समाज के अंतर्गत आता है तब। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। ये सामाजिक विकास समाज के अंतर्गत रह कर के ही, समाज के अंतर्गत जाने से ही बच्चे में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, ये सारे गुणों का, चारित्रिक, ये सारे गुणों का विकास होता है। इन सारे बातों को सीखता है। कहाँ सीखता है? तो समाज में प्रवेश होने के पश्चात ही सीखता है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालकों के मन में क्या होता है? जब समाज में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा कि किन के प्रति क्या आत्मसम्मान करेंगे हम, किन को कैसा आदर करेंगे, किसके प्रति हमारा क्या विचारधाराएं होनी चाहिए, ये सारा चीज़ कहाँ सीखता है? तो समाज में जा कर के ही सीखता है बालक। फिर नेक्स्ट है, बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि
बालक जब समाज में जाता है तभी अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है। आदर्श व्यक्ति कहने का तात्पर्य हुआ कि वह समाज में देखता है कि कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अच्छे व्यक्ति बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई प्रोफेसर बन गए, कोई बैंकिंग लाइन में चले गए, कोई अच्छे अच्छे पद पर, कोई आईएएस बन गए, कोई बीडीओ बन गए, कोई टीचर बन गए। उनमें जो उनके अंदर क्षमताएं होती है, जो उनके अंदर उनके आत्म सम्मान की भावनाएं होती है, जो उनके अंदर जागृति होती है, जिनके प्रति उनकी ललक होती है, उन चाहत होती है, उसी लाइन के उसी क्रम के व्यक्तियों को चुनता है। जैसे मान लो बालक को एक डॉक्टर बनना है तो वह अपने समाज में देखता है कि यह डॉक्टर बन गए, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनका चयन, यह इस तरह से पढ़ा था, यहाँ से शिक्षा लिए थे, इस तरह से पढ़ के किन किन व्यक्तियों से मिले जो इतने ऊंचे पद पर चल गए। वह किसी एक को क्या कर लेता है, खास मान लेता है, जैसे गुरु बना लेता है। वही हो गया आदर्श व्यक्ति। वो उनको आदर्श मानने लगता है, उनके व्यवहारों को नकल करने लगता है, उनकी कही हुई बातों पर चलने लगता है, उनकी बातों को मानने लगता है। हम भी, आप भी कुछ न कुछ, कोई न कोई ऐसे व्यक्तियों का चयन किए होंगे जिनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते जाते हैं तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है और उनसे ही कुछ बनने की प्रेरणाएं भी लेते हैं जो उनके अंदर, उनके मन में, भावनाएं में होता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। सही बात है कि जिस तरह का समाज होगा आपका, उसी तरह से विकास आपका होगा। तो सुसंगठित और अच्छी विकास के लिए शिक्षित समाज का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षित समाज में ही उत्तम विकास संभव है। ये था विकास से संबंधित बातें, ये विकास के आयाम थे। आप अगला जो मेरा टॉपिक है वह वृद्धि और विकास से संबंधित है। सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि, ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास। वृद्धि का अर्थ क्या हुआ कि बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिनके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि से तात्पर्य क्या हुआ कि जितना था उनमें वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना। जैसे उनके लंबाई में वृद्धि हो गया, बढ़ गया, मोटाई में वृद्धि हो गया, या अन्य अंगों का विकास हुआ, जैसे उनके हाथ बढ़ गया या पैर बढ़ गया, उंगली बढ़ गई। ये सारे विकास क्या है, वृद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। इन सारे चीज़ों का वृद्धि होना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से होती है। सही बात है, वृद्धि आंतरिक रूप से भी होता है और बाह्य रूप से भी होता है। हमारे अंदर भी विकास होता है, जैसे मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ। यह एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि जो होता है वह एक निश्चित आयु तक ही होता है तथा भौतिक पहलू, फिजिकल एस्पेक्ट में भी संभव है, भौतिक पहलू में भी संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का अर्थ बतलाए थे कि माता पिता का, हमारे पूर्वजों का जो गुण हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, वही क्या होता है, आनुवंशिक गुण होता है। रुका है, इनका PDF हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इनसे संबंधित नोट्स जो इनके निचोड़ है, हम अपने हाथों से लिखे हुए हैं, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बुक में है तो इनको भी देखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इनको भी देख लेते हैं, लेकिन जो हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं नोट्स, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उनसे पॉइंट बना करके हम उनमें बतलाए हैं, उनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। पर्यायवाची कहने का मतलब हुआ कि दोनों बराबर है, तभी तो पर्यायवाची है, लगभग बराबर होगा। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। अगर अवधारणात्मक का मतलब होगा अवधारणाओं से ज्ञानात्मक रूप से देखते हैं तो कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, आधार क्या है और वृद्धि और विकास में डिफरेंट क्या है। देखिए परिमाणात्मक आधार में क्या है, वृद्धि और विकास में देखिए, वृद्धि कहता है वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उनके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि के अंतर्गत ही। वृद्धि होने का, परिमाणात्मक का मतलब हुआ कि उनके भार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, हाइट में वृद्धि, वही हो गया वृद्धि।
विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी हो सकता है। वृद्धि क्या था? केवल परिमाणात्मक था, लेकिन विकास जो होता है वह परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। परिमाणात्मक का मतलब हो गया कि उनके लंबाई, चौड़ाई, भार में, मोटाई में वृद्धि, लेकिन गुणात्मक से तात्पर्य हुआ उनके व्यवहार में वृद्धि, उनके गुण में वृद्धि, परिवर्तन, उनकी कार्य कुशलता में, अर्थात कार्य कुशलता से मतलब हुआ कि कोई कार्य नहीं आता था लेकिन उन कार्य करने का, उनके अंदर वो कार्य करने का ढंग आ गया, कुशलता आ गया, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता आ गया, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो ये विकास के अंतर्गत रखेंगे। तो विकास शब्द का प्रयोग इसके लिए किया था और वृद्धि के लिए इसके लिए किया था। देखिए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि जो है वह विकास का क्या है? एक चरण है। अर्थात वृद्धि को हम विकास के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, छोटा होता है। और विकास, देखिए, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग है, अर्थात वृद्धि जो है वह विकास में समा सकता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि विकास का ही एक अंग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक की परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वृद्धि जो है वह जीवन भर नहीं चलता है, यह कुछ उम्र सीमाओं तक रुक सी जाती है। जैसे कई बच्चों, जैसे बालकों के लंबाई बढ़ना 18 से 20 या 22 या 25 वर्ष तक बढ़ता है, फिर उनके बाद क्या होता है? रुक जाता है, हाइट बढ़ना रुक जाता है। लेकिन वहीं विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। विकास जीवन भर चलता रहता है। पीछे भी पढ़े थे, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब तक बालक मृत्यु को नहीं प्राप्त कर जाते हैं तब तक उनके अंदर किसी न किसी विकास, कोई न कोई विकास होता ही रहता है। फिर देखिए, वृद्धि में बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। भौतिक विकास से तात्पर्य यहाँ क्या हुआ? यहाँ कहने का मतलब इसका हुआ कि अगर कोई बालक के लंबाई में वृद्धि हो रहा है, वह बढ़ के बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि उनके अंदर ज्ञानात्मक विकास भी होगा, भाषाई विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कभी देखें हैं कि बढ़ के बड़ा हो जाता है तो उनके अंदर बुद्धि भी बहुत ज़्यादा हो जाता है? ऐसा नहीं है। तो वृद्धि होने से विकास होगा, यह संभव नहीं है। लेकिन बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए हमारा बौद्धिक विकास अच्छा है तो हाइट भी बढ़ना ही चाहिए। हाइट नहीं बढ़ेगा तो हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा। बौद्धिक विकास नाटे में भी उतना ही होता है, हाइट वाले में भी उतना ही होता है, फैट वाले में भी उतना ही होता है, पतले वाले में भी उतना ही होते हैं। अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इनके अंदर केवल और केवल गुण का विकास होता है और इनके अंदर क्या होता है? हमारे वृद्धि, परिमाण में वृद्धि, हमारे हाइट फाइट में वृद्धि होता है। तो टोटल रूप से क्या समझे कि वृद्धि जो है वह संकुचित अर्थ रखता है, एक सीमित रूप है, और विकास एक विस्तृत रूप है। वृद्धि को हम विकास में समायोजित कर सकते हैं, वृद्धि को विकास के अंदर का समावेश कर सकते हैं, लेकिन विकास को वृद्धि में समावेश नहीं कर सकते हैं। फिर एक कुछ पॉइंट देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं जो निम्न है। पहला, क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक है? देखिए, पोषण है। पोषण यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। सही बात है। बालक के एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छी विकास चाहते हैं, तो उनके लिए पोषण बहुत ही आवश्यक है। सामान्य मात्रा में उनके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज अर्थात पोषक तत्व उनको उचित मात्रा में मिलना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित होगा। सही बात है। अगर खान पान में अगर कमी होगी तो हमारा वृद्धि विकास भी प्रभावित होगा। फिर है वृद्धि। वृद्धि से भी हमारा वृद्धि भी हमारे
विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही जन्म होगा। सही बात है। हमारे अंदर जितना बुद्धि होगा, हमारे अंदर जितना ज्ञान होगा, उतना हमारे बौद्धिक स्तर, हमारे तर्क शक्ति, हमारी भावनात्मकता, नैतिकता, हमारे चारित्रिक विकास उतना ही तेज होगा। सारे के सारे यह बुद्धि पर ही डिपेंड करता है। वंशानुगत क्या है? वंशानुगत हेरिडिटी जिसको कहते हैं। वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सही बात है। यह भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगर माता पिता के माइंड कमज़ोर होते हैं, वह अच्छे बुद्धि के नहीं होते हैं, तो उनका प्रभाव कुछ न कुछ बच्चों पर भी देखा जाता है। इसलिए उनको भी चाहिए कि हम सकारात्मक भाव से रहें, सकारात्मक बातें बोले, सकारात्मक विचार रखें, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे हमारे बच्चों का भी अच्छा माइंड का डेवलप हो, अच्छा बौद्धिक विकास हो। तो वंशक्रम भी बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। अगला है लिंग। सामान्यतया लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। सही बात है। ऐसा भी देखा जाता है। लिंग के अनुसार भी विकास, मान लीजिए 12 से 14 वर्ष में क्या होता है, लड़कियां बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही तेज़ी से वृद्धि और विकास करती है, जबकि लड़के वह 14 से 16 वर्ष में करते हैं। तो डिफरेंट उम्र का भी डिफरेंट हो जाता है। लड़कियों का उम्र अलग होता है वृद्धि विकास के, और लड़कों में अलग देखा जाता है। अक्सर ऐसा होता है। वायु एवं प्रकाश, वायु और अच्छे प्रकाश और स्वस्थ वायु नहीं मिलने पर इससे ही बालकों में क्या होता है, बालकों के विकास प्रभावित होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। सही बात है। अच्छा स्वच्छ हवा नहीं मिले तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, प्रदूषित हवा से भी। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए अपरिहार्य है। सही बात है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होता है, जो हर बच्चों के एक स्वस्थ शरीर के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, अच्छे विकास के लिए उनको विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से। तो सूर्य का प्रकाश भी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे क्या समझे कि वायु और प्रकाश भी बालक के विकास में बहुत अच्छा भूमिका निभाती है। जितना भी रंगीन किया हुआ पॉइंट है, टिक आउट किया हुआ है, रेड पेन लगा हुआ है, उनको आप नोट्स बनाते जाइएगा, यह आपके लिए आगे काम आएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इन्हीं में कुछ और भी है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। सही बात है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हमारा हार्मोन निकलता है, हार्मोन, यह भी बालकों के विकास के लिए बहुत ही उत्तरदायित्व है। जिसके अंदर जितने बाल उगते हैं शरीर में, उतना ही उनके शारीरिक विकास अच्छा से होता है। अच्छा से उनके शारीरिक विकास में वायु का आवागमन होता है। शारीरिक क्रिया। देखिए क्या है शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। यह मानव की आयु बढ़ाता है, यह व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है, यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है। तो व्यायाम भी बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप समझते हैं, व्यायाम से मानव में एक अच्छे एवं सुदृढ़ व्यक्तित्व का विकास होता है। एक्टिव रहने की उनके अंदर क्षमताएं आ जाती है, सक्रिय रहने की, और रोग प्रतिरोध क्षमताएं भी इनसे बढ़ती हैं। रोग को रोग मुक्त करता है। क्या करता है वह? व्यायाम ही रोग मुक्त करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यों ही अब हमारा ये जो टॉपिक है अगले वीडियोज़ में समाप्त हो जाएगा, एक वीडियोज़ के बाद
फिर हम अगले वीडियोज़ जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उनमें हम इन्हीं से संबंधित अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। बस टॉपिक समाप्त ही होने वाला है, एक वीडियोज़ और होगा, उनमें टॉपिक समाप्त होगा और इनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।